हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी साथी पॉइंट पे। आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 4। इसके हम 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा है चौथा पार्ट। इसमें हम पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आप हमारे चैप्टर का नाम था भारत में औपनिवेशिक काल। ठीक है, अभी तक हम देखे कैसे कि भारत में यूरोप आए। ठीक है, भारत में यूरोपीय कैसे आए। पहले आई आपके पुर्तगाल कंपनी, उसके बाद डच लोग आए थे, फिर फ्रांसीसी, फिर अंग्रेज। अंग्रेज़ों ने यहाँ पर पैर जमाना स्टार्ट कर दिया था और विभिन्न नीतियाँ लागू कर दी थी, जैसे उच्च कर लगाना हो, अपनी शिक्षा का प्रचार करना हो, ठीक है, यहाँ के लोगों को पीड़ित करना हो। तो अभी तक हमने उनका पक्ष देखा था। अब हम देखते हैं कि हमने प्रतिरोध कैसे करा था। प्रारंभिक प्रतिरोध आंदोलन। ठीक है, हमारे ऊपर वो इतने भारी कर लगा रहे थे तो हम चुप नहीं बैठे थे यहाँ के लोग। ठीक है, यहाँ पे भी हम क्या कर रहे थे, आंदोलन वगैरह कर रहे थे, उनके खिलाफ नाराज़गी दिखा रहे थे। तो सबसे पहले आते हैं आपके प्रारंभिक प्रतिरोध आंदोलन। ठीक है, जिसे फ़कीर आंदोलन भी बोला जाता है। ठीक है, फ़कीर या जनजातीय सन्यासी आंदोलन। ठीक है, 1770 के अकाल के बाद हमने देखा था कि बंगाल में कब पड़ गया था अकाल, 1770 से 72 के बीच में। ठीक है, लेकिन अंग्रेज तब भी क्या कर रहे थे, भारी मात्रा में टैक्स लगा रहे थे, अकाल था तब भी। तो जब भी दो वर्ग खड़े हुए, हिंदू और मुस्लिम के सन्यासी लोग, ठीक है, ने समूह बनाया। ठीक है, एक ग्रुप बनाया और ब्रिटिश खजाने और कर संग्रहकर्ताओं, ठीक है, जो भी कर इकट्ठा करता था उसी पर हमला कर दिया। ठीक है, क्योंकि वो इतने नाराज़ हो गए थे कि हमारे पे अकाल पड़ा है तब भी तुम हमसे इतना ज़्यादा मात्रा में टैक्स ले रहे हो। तो इस विद्रोह के बाद में वंदे मातरम गीत को प्रेरित किया। ठीक है, इस आंदोलन के बाद ही हमें क्या मिला, वंदे मातरम। ठीक है, जो भारत का राष्ट्रगान बना, जो बाद में जाकर क्या बना, भारत का राष्ट्रगान बन गया था। ठीक है, ये तो प्रारंभिक प्रतिरोध था। लेकिन उसके बाद क्या होता है, हमारा जनजातीय प्रतिरोध होता है। ठीक है, जो भी शेड्यूल ट्राइब है, ठीक है, जनजाति लोग हैं जो जंगल में रहते हैं। ठीक है, उनके लिए समस्या अलग थी, क्योंकि अंग्रेज वहाँ के संसाधन इस्तेमाल कर रहे थे, उनके जंगलों को जला रहे थे, काट रहे थे, जिन वजह से उनका घर क्या हो रहा था, आवास क्या हो रहा था, ख़त्म हो रहा था धीरे धीरे। तो ऐसे ही देखने को मिलता है 1830 से 50 के दशक में। ठीक है, कोल विद्रोह हुआ था। ठीक है, ये 1831 से 1832 में हुआ था। और संताल विद्रोह हुआ था। ठीक है, ये 1855 से 56 में हुआ था। ठीक है, ब्रिटिश भूमि नीति के विरुद्ध था। ठीक है, वो उनकी भूमि से उनसे टैक्स ले रहे थे और उनके आवास थे, जो भी उनके निवास स्थान थे, ठीक है, वहाँ पे भारी लोगों को बसा रहे थे। ठीक है, उनके निवास स्थान को जलाया जा रहा था। ठीक है, जिसमें आदिवासी निवासियों की तुलना में भारी लोगों को अधिक महत्व दिया जाता था। ठीक है, उनको उनके घर से हटा के वहाँ पे क्या कर रहे थे, उनके संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे थे। ब्रिटिश प्रतिक्रिया क्रूर थी। ठीक है, ये बहुत ही क्रूर तरीके से वो उनको हटाते थे, मारते थे, काटते थे। ठीक है, जिसमें पूरे गांव को जला दिया जाता था और हज़ारों लोगों को क्या कर दिया जाता था, मार दिया जाता था। ठीक है, इसके बाद आपका था तीसरा प्रतिरोध था हमारा नील विद्रोह। ठीक है, ये हुआ था 1859 से 1862 में। ठीक है, इसमें हम कामयाब हो गए थे, क्योंकि 1857 में हमारी एक बड़ा विद्रोह हुआ था। तो उसके बाद अंग्रेज ना थोड़े डर गए थे कि ये भी हमारे खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये 1857 के बाद हुआ था, तो यूरोपियों को ये मानना पड़ गया था। ठीक है, तो इसमें क्या करते थे, वो नील विद्रोह करते थे। ठीक है, एक नील प्लांट होता है, उसमें से क्या होता है, डाई निकलती है नीले कलर की। ठीक है, अच्छा रंग होता है वो नील। ठीक है, लेकिन उसका नुकसान क्या होता है, अगर उसकी खेती आपने कर ली, ठीक है, तो वो क्या कर देता है, भूमि को ख़राब कर देता है। उसके बाद कोई और फसल वहाँ पे उगती नहीं थी, बंजर कर देता है भूमि को। तो वही ज़बरदस्ती उगवाते थे ये। ठीक है, बंगाल के किसानों ने यूरोपीय बागान मालिकों के खिलाफ विद्रोह किया। ठीक है, जिन्होंने उन्हें खाद फसलों के बजाय नील उगाने के लिए मजबूर किया। ठीक है, जो भी उनकी खाद फसल थी, खाने योग्य फसल थी, उनको उनको छोड़कर नील उगाने के लिए क्या किया गया, मजबूर किया गया, जिससे वो कर्ज की क्या हो गए, गुलामी में फंस गए। ठीक है, अब हम देखते हैं 1857 का महान विद्रोह। ठीक है, अब ये देखते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे होती है 1857 के महान विद्रोह की। ठीक है, 19वीं सदी में ना ये ना एक नई राइफल लाए थे सैनिकों के लिए। ठीक है, लेकिन जो उसमें राइफल में कारतूस लगाया जाता था ना, उसे थोड़ा मुंह से छिलना पड़ता था। ठीक है, तो ये अफवाह फैल गई थी कि उस कारतूस में गाय और सूगर की चबरी मिलाकर बनाया गया है। ठीक है, जिससे हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों की धार्मिक भावना बुरी तरह से आहत हो गई। ठीक है, वो क्या बोलने लगे, हिंदू और मुस्लिम लोग, कि ये हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही में हमारे विद्रोह की शुरुआत कैसे होती है, सिपाही मंगल पांडे को फांसी देने के बाद। ठीक है, जब ये बंदूक वगैरह लाए थे तो इन्होंने इसका विद्रोह किया था।
ठीक है, विरोध किया था मंगल पांडे ने। तो उनके चलते ना उन्हें क्या कर दिया था, फांसी पे लटका दिया गया था। उसके बाद क्या हुआ, असंतोष और बढ़ गया। फिर ना और सैनिक थे जो इंडियन, वो क्या हो गए, और आक्रोश हो गए उनमें। ठीक है, फिर मेरठ में सिपाहियों ने अपने ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर दी, जो भी उनके ब्रिटिश अधिकारी थे उनकी हत्या कर दी, और दिल्ली की ओर कूच किया, और दिल्ली की ओर चल दिए मेरठ से। ठीक है, फिर जहाँ उन्होंने बुजुर्ग मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। वो दिल्ली में आके जो है यहाँ पे मुगल बादशाह था अकबर, ओ औरंगजेब के बाद जो आए थे, ठीक है, बहादुर जफर शाह, उसे अपना लीडर घोषित कर दिया कि यही हमारा क्या करेगा, लीडिंग करेगा। ठीक है, पूरे विद्रोह की। ठीक है, विद्रोह का प्रसार। ठीक है, विद्रोह कहाँ कहाँ फैला, यह विद्रोह तेजी से उत्तर और मध्य भारत में फैला। ठीक है, और विद्रोही ने कानपुर, लखनऊ और झांसी जैसे प्रमुख शहरों पर सफलतापूर्वक कब्जा कर लिया। ठीक है, ये विद्रोह बहुत जगह फैला, पूरे उत्तर भारत और मध्य भारत में फैल गया था। ठीक है, लेकिन सबके उद्देश्य अलग अलग थे। कोई किसान है, वो अपने टैक्स के उससे आ रहा है। ठीक है, जमींदार है, उनकी ज़मीन छीन ली, उससे आ रहा है। ठीक है, कोई हड़प नीति था जिसका अपना बेटा नहीं था। ठीक है, और उसके गोद लिए हुए बेटे को क्या नहीं करने दिया जा रहा था, राज नहीं करने दिया जा रहा था, अगला उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर रहा था, वो आ रहा था। किसी का मेन मोटिव ये नहीं था कि अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाना है, सबका मोटिव अलग अलग था। इस वजह से ये आंदोलन दबा दिया गया था। क्रूर दमन। ठीक है, अब देखते हैं इन्होंने दबाया कैसे। ठीक है, ब्रिटिश प्रतिक्रिया सुनिश्चित और अत्यंत क्रूर थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्रूर तरीके से इन्होंने इस आंदोलन का दबाया, जिसमें दिल्ली में घर घर जाकर नरसंहार और कानपुर में सामूहिक फांसी शामिल थी। ठीक है, ये क्या करा इन्होंने, दिल्ली में घर घर जाके सभी लोगों को मार दिया, और कानपुर में सभी को फांसी दी गई। ठीक है, उन्होंने गाँव को जला दिया और फसलों को नष्ट कर दिया। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप अनगिनत मौत हुई। ठीक है, जो विद्रोही द्वारा की गई मौतों से कहीं अधिक थी। जो हमारे विद्रोहियों ने उनके सैनिकों को मारा था, उससे कहीं ज़्यादा उन्होंने हमारे सैनिकों को मारा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा ये आंदोलन दब गया। नहीं तो उस समय 1857 में अगर हम एक साथ रहते, सबका मोटिव ये रहता कि अंग्रेज़ों को भारत से भगाना है, तो हम क्या हो जाते, सफल हो जाते। लेकिन सबका मोटिव ये था ही नहीं, सबका मोटिव अपने अपने हित के लिए था। ठीक है, कोई अपना राज्य चाहता था, कोई अपनी ज़मीन चाहता था, कोई टैक्स से छुटकारा पाना पाता था। ठीक है, इसी विद्रोह में हमें दो नायिका देखने को मिलती है। ठीक है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, झांसी से कौन आती है, रानी लक्ष्मीबाई। उन्होंने कितनी बहादुरी से लड़ाई करी। ठीक है, वो लड़ाई क्यों आई, उनका मोटिव क्या था इस विद्रोह में शामिल होने का। ठीक है, उनका कोई अपना बेटा नहीं था। ठीक है, उनके पास क्या था, उनका गोद लिया हुआ बेटा था। तो वो ब्रिटिशों ने क्या कर दिया, वो बोला कि गोद लिए हुए बेटे को हम उत्तराधिकारी घोषित नहीं करेंगे। ठीक है, उनके पति के डेथ के बाद। तो इसी वजह से उन्हें हड़प नीति के तहत उनका राज्य को क्या कर लिया था, अंग्रेजों ने हड़प लिया था। तो इसी से रानी की लक्ष्मीबाई को क्या करना पड़ा, अस्त्र उठाने पड़े, और वो क्या बहादुरी से लड़ी थी। ठीक है, उन्होंने ब्रिटिश कब्जे से अपने राज्य को बचाने के लिए बहादुरी से लड़ाई करी। ठीक है, तात्या टोपे के साथ। ठीक है, एक व्यक्ति है उसके साथ, वह घिरे हुए झांसी के भाग निकली। ठीक है, वो घेर लिया था पूरे झांसी को, वहाँ से क्या निकली, भाग निकली, और ग्वालियर किले पर विजय प्राप्त कर ली, जाकर ग्वालियर किले में विजय हासिल कर ली। 18 जून 1858 को युद्ध के मैदान में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, वो युद्ध में लड़ते लड़ते ही क्या हुई, उनकी मृत्यु हुई। ठीक है, एक ब्रिटिश अधिकारी उनके बारे में लिखता भी है, वह जितनी सुंदर थी ना, ठीक है, उतनी ही चतुर थी। ठीक है, उदारता के लिए उल्लेखनीय है। ठीक है, वो बोलता है वो है उनकी सुंदरता के आगे ना उनकी बहादुरी उससे भी ज़्यादा सुंदर थी। ठीक है, विद्रोहियों में सबसे अच्छी और बहादुर थी। ठीक है, जितने भी विद्रोही थे उनमें सबसे अच्छी और बहादुरी थी। ठीक है, बहादुर थी। अब दूसरी आती है हमारी अवध की बेगम हजरत महल। इनके साथ क्या किया था, ये लखनऊ में इनके वो शासक थे, इनके पति। ठीक है, उन्हें वो अंग्रेजों ने क्या कर दिया था, बुरी तरीके से हटा दिया था उनके राज्य से। बोला तुम अच्छे से यहाँ पर शासन नहीं कर रहे हो, तुम हटो, हम करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अपने पति का लेने के लिए, बदला लेने के लिए इन्होंने विद्रोह में शामिल हुई थी। अपने राज्य पर कब्जा होने के बाद उन्होंने प्रतिरोध का नेतृत्व किया। ठीक है, और ब्रिटिश द्वारा लखनऊ पर पुनः कब्जा करने के खिलाफ रक्षा करी। ठीक है, उन्होंने ब्रिटिश द्वारा दिए गए सुरक्षित मार्ग के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उन्होंने एक एग्रीमेंट भी करने की कोशिश करी कि हम आपको दे देते हैं, लेकिन इन्होंने उसे ठुकरा दिया। और बंगाल और नेपाल में
शरण ली, ठीक है, नेपाल में चली गई कुछ दिनों के लिए। जब महारानी विक्टोरिया ने धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप ना करने का वादा किया, ठीक है, ये इनका कहना ये था कि तुम यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम को लड़वा रहे हो, ठीक है, तुम ये चीज़ मत करो, ठीक है। तो वो अंग्रेज माने नहीं, लेकिन रानी विक्टोरिया जिन्होंने वो एग्रीमेंट लिख के दिया था, रॉयल चार्टर, ठीक है, उन्होंने ये वादा किया कि धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे अब। तो बेगम हजरत महल ने भारतीयों को एक आश्वासन दिया, एक भरोसा दिलाया, ठीक है, कि ये चेतावनी दी, क्योंकि बोला कि ये अंग्रेज जो बोलते हैं वो करते नहीं है, बस ये अभी विद्रोह को शांत करने के लिए बोल रहे हैं कि हम ये नहीं करेंगे, लेकिन आगे जाके ये ऐसा ही करेंगे, ठीक है। अंग्रेज़ों की यह अटल प्रथा है कि वह किसी भी गलती को, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, कभी माफ़ नहीं करते हैं, ठीक है। वो आज न कल इस विद्रोह का चलेंगे, बदला लेंगे ही लेंगे। ये थी हमारी 1857 विद्रोह की नायिका। अब देखते हैं 1857 के विद्रोह के परिणाम क्या हुए, क्या रिजल्ट निकले, ठीक है। कंपनी का शासन अंत हो गया। जो अभी तक कंपनी जो आई थी व्यापार करने, वो धीरे धीरे राजनीति में हस्तक्षेप करती है, यहाँ लड़ाई करती है, यहाँ के राज्य को चकरती है, हड़प लेती है, ठीक है। जिस वजह से 1857 में विद्रोह हुआ तो पूरे विश्व में क्या हुआ, अंग्रेज़ों की बेइज्जती हुई कि ये दूसरे देश में जाके वहाँ के लोगों को इतना परेशान कर रहे हैं, ठीक है। जिस वजह से जो महारानी थी ना, ठीक है, जिन्होंने इनको, इस कंपनी को ये दिया था कि अधिकार कि तुम जाके वहाँ व्यापार करो, कोई अदर वो यूरोपीय कंट्री नहीं जाएगी वहाँ, ठीक है, उनके शासन को छीन लिया, बोला तुमने हमारी बेइज्जती करा दी। तो 1858 में ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का सीधा नियंत्रण किया। तो वो सारा उन्होंने जिम्मा किसने ले लिया, वो महारानी ने ले लिया। बोला कि मैं अपने यहाँ से अब भारत को चलाऊंगी पूरा शासन, ठीक है, अपने हाथ में ले लिया, जिससे ब्रिटिश राज का काल शुरू हो गया। फिर यहाँ से क्या हो गया, ब्रिटिश राज का काल शुरू हो गया, ठीक है। सैन्य पुनर्गठन, ठीक है, इन्होंने सेना को दोबारा पुनर्गठन किया, ठीक है। भविष्य में संगठित प्रतिरोध को रोकने के लिए भारतीय सेना का पुनर्गठन किया गया, ठीक है। भविष्य में और ऐसे प्रतिरोध ना हो, ठीक है, जो 1857 में हुआ, इसलिए भारतीय सेना का दोबारा से पुनर्गठन किया गया, ठीक है। भरोसे वाले लोगों को ही भारतीय सेना में शामिल किया गया। नीति परिवर्तन, ठीक है, इन्होंने कुछ नीतियाँ बदली अपनी, ठीक है। पहले इनकी नीति आक्रामक थी, यहाँ के लोगों को कष्ट देना था, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा सा अपना अच्छा भाव दिखाया, ठीक है। अब की नीतियों में ब्रिटिश नीति आक्रामककारी क्षेत्रीय विस्तार से हटकर समकेन और की ओर स्थानांतरित हो गई, मतलब कि थोड़ा सा इन्होंने दया का भाव दिखाया। नियंत्रण, ठीक है, क्या हुआ, राष्ट्रवाद की लीड, ठीक है। इससे क्या हुआ, ये 1857 के बाद से ही क्या हुआ, यहाँ के लोगों में ये जग गया कि हमें आज़ादी चाहिए, अपने देश को आज़ाद कराना है, ठीक है। इस बात ने इस विचार के बीज बोए कि विदेशी प्रभुत्व अस्वीकार्य है, ठीक है। इसी आंदोलन के बाद ये बीज बो दिया गया कि ये हमें अंग्रेज़ों से एक दिन आज़ादी लेनी पड़ेगी, जो 20वीं शताब्दी में एक पूर्ण विकसित स्वतंत्रता संघर्ष में परिणत हो गई, ठीक है, परिवर्तन हो गई, कि बाद में जाके हमने क्या करी, इसको आंदोलन के रूप में आज़ादी हासिल की, ठीक है। हमारा लास्ट टॉपिक आता है यूरोपीय उपनिवेशवाद की विरासत, ठीक है। हमें उपनिवेशवाद से चार चीज़ें मिली है, ठीक है, अधीनता और शोषण, ठीक है, हमारा बस शोषण हुआ है, ठीक है। यूरोपीय बोलते थे कि हम लोगों को सभ्य बना रहे हैं, यहाँ पे सभ्य बना रहे हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था, वो हमारे क्या कर रहे थे, शोषण कर रहे थे, ठीक है। जिससे आवश्यकता पड़ने पर वो हमारे क्या कर देते थे, क्रूर दमन कर देते थे, हमें दबा दिया जाता था, ठीक है। दूसरा पॉइंट था उद्घाटन और दस्तावेजीकरण, ठीक है, कुछ फ़ायदा भी हुआ है हमें, उन्होंने उपनिवेश कराए तो भारत के लोगों को बाहर भेजते थे विश्व में, कई अदर देशों में, ठीक है, व्यापार के मकसद से या किसी मकसद से। तो इससे क्या मिला है, भारत को दुनिया के लिए और दुनिया को भारत के लिए खोला इन्होंने, ठीक है। अंग्रेज़ों ने भारत के भूगोल, स्मारक कला और वास्तुकला का दस्तावेजीकरण किया, जिससे पुरातात्विक के क्षेत्र की शुरुआत हुई, ठीक है। इनकी वजह से हमें थोड़े बहुत अपनी सभ्यता के बारे में भी पता लगा, सिंधु घाटी सभ्यता जैसे थी, क्योंकि ये ना वैज्ञानिक तरीके से खोजते थे चीज़ें, ठीक है, पहले यहाँ जाता नहीं था, ठीक है। बस थोड़ा बहुत ही फ़ायदा हुआ है, नहीं तो इन्होंने हमें बस नुकसान पहुँचाया, जैसे सांस्कृतिक हानि और चोरी, ठीक है। इन्होंने हमारे मंदिर वगैरह बिल्कुल तोड़ दिए, ठीक है, और यहाँ से कोहिनूर हीरा हो, हीरे जवाहरात हो या कच्चा माल हो, बस सबकी क्या करिए, चोरी करिए। दस्तावेजी सबूत के बावजूद भारत से हजारों सांस्कृतिक कलाकृतियाँ चुराई गई और उन्होंने यूरोपीय संग्रहालय या निजी संग्रहों में भेज दिया, अपने म्यूज़ियम में भेज दिया यहाँ की चीज़ें, ठीक है, जो एक गंभीर सांस्कृतिक क्षति को दर्शाता है, ठीक है। भारतीय ग्रंथों का प्रभाव,
इन्होंने जो भी हमारे संस्कृत ग्रंथ थे, ठीक है, उन्हें यूरोपीय दार्शनिकों, लेखकों, कवियों और कलाकारों को गहराई से प्रभावित किया, जिससे जर्मन दार्शनिक जॉर्ज हेबल ने एक नए महाद्वीप की खोज भी कही थी। ठीक है, इन्होंने हमारे संस्कृत ग्रंथ को पढ़ा था और एक जर्मन दार्शनिक थे, ठीक है, उन्होंने ये भी बोला कि ये हमारे ले जाए एक नए महाद्वीप की खोज है। ठीक है, इसी के तहत हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। ठीक है, आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।